अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी और उसके स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप जो हमने पढ़ा था वो था अबाउट डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, कि कैसे हमने पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना है, उसे डिफ़ाइन करना है और उसी को सेलेक्ट करते हुए अपनी स्टडी आगे बढ़ानी है। दूसरा स्टेप जो था वो था अबाउट डिफाइनिंग द डिजीज़, कि कैसे हमने डिजीज़ को पहले सेलेक्ट किया, उसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन किया और डिफ़ाइन करने के बाद हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम पेशेंट को आइडेंटिफ़ाई कर पाए और दूसरे पेशेंट के साथ डिफरेंशिएट कर पाए। तीसरा स्टेप जो था वो था डिस्क्राइबिंग द डिजीज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट फ्लक्चुएशंस थी, शॉर्ट टर्म, पीरियोडिक एंड लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरनेशनल वेरिएशन थी, डिफरेंट ममालिक का हो गया। नेशनल वेरिएशन थी, सिटीज़ का। अर्बन रूरल थी, अर्बन रूरल एरिया और लोकल थी, एक ही जगह पे डिफरेंट। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन पे फिर डिफरेंट आ जाते हैं, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एथनिसिटी, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फोर्थ स्टेप जो है अबाउट डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, दैट इज टू फाइंड आउट द इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब इंसिडेंस क्या था, ये हमने पढ़ा था, और प्रिवलेंस क्या था। इंसिडेंस था प्रेजेंस ऑफ न्यू केसेस, प्रिवलेंस था न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस। अब इंसिडेंस को फाइंड आउट करने के लिए और प्रिवलेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कुछ स्टडीज़ दी गई हैं जिनके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिवलेंस के लिए कौन सी स्टडी है, इंसिडेंस के लिए कौन सी स्टडी है। प्रिवलेंस के लिए जो स्टडी है उसे कहते हैं हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और इंसिडेंस के लिए जो स्टडी है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब देखो, प्रिवलेंस हमने फाइंड आउट करना है न्यू एंड ओल्ड केसेस को। कैसे फाइंड आउट करेंगे? थ्रू क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या करना होता है? अब देखो, ये एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को कंसिडर कर लो। इस स्पेसिफिक पॉपुलेशन को हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे स्टडी करना है एक ही दफ़ा, ताकि हमें न्यू केसेस का भी पता चल जाए और ओल्ड केसेस का भी पता चल जाए। ये सिर्फ एक ही दफ़ा स्टडी की जाएगी ये पॉपुलेशन, जबकि इंसिडेंस के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करनी है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या करना है? फिर से एक पॉपुलेशन कंसिडर कर लो। इस पॉपुलेशन को हमने बार बार स्टडी करना है ताकि हमें न्यू केसेस का पता चलता रहे। अब मसला ये होता है, कंफ्यूज सब यहाँ पे होते हैं कि इनको याद कैसे करें। मतलब याद तो कर लेंगे लेकिन मिक्स हो जाते हैं। प्रिवलेंस को कभी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में, इंसिडेंस को कभी क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। अभी लेक्चर बनाते हुए भी मेरे साथ यही कन्फ्यूजन है। तो याद करने के लिए क्या करना है, आपने याद रखना है कि प्रिवलेंस में हमने क्या करना था, एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में स्टडी करना है। अब छोटा सा निमोनिक है। अब देखो, आपने स्नाइपर देखी होगी। स्नाइपर पे स्कोप लगा होता है। स्कोप कैसे होता है? क्रॉस सेक्शन में। अब इस क्रॉस सेक्शन को हमने जब पॉपुलेशन पे लगा दिया ताकि हम स्टडी कर सकें, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। एक ही दफ़ा की जाएगी। स्कोप जब एक दफ़ा लगता है उसके बाद दोबारा नहीं लगने का बारी आती। ठीक। जबकि इंसिडेंस में क्या करनी है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करनी है। लॉन्गिट्यूडनल क्या थी? बार बार स्टडी करनी है, बार बार स्टडी करनी है, एक लाइन बन जाएगी, लाइन से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो इस तरह आप याद कर रख पाओगे। अच्छा, अब इन दोनों स्टडीज़ में से बेहतर कौन सी वाली है? बेहतर क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। क्यों? क्योंकि देखो, एक ही दफ़ा की जा रही है, बार बार नहीं की जा रही। एक दफ़ा किया, ख़त्म। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को बार बार किया जा रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या? पैसे भी लगेंगे और टाइम कंजम्पशन भी होगी। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में कुछ नुकसानात हैं तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से हम क्या कर सकते हैं? इंसिडेंस रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या काम कर सकते हैं? हम रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा क्या काम कर सकते हैं?
आउटकम ऑफ द डिजीज़ को हम नोट डाउन कर सकते हैं। आउटकम ऑफ द डिजीज़ किस तरह? अब देखो एक नया पेशेंट आया आपके पास, आपको पता चला भाई ये नया केस है, आपने उसको बार-बार स्टडी किया, उसको ले गए, आपने स्टडी करते गए, बाद में पता चलेगा कि आउटकम क्या निकला। रिस्क फैक्टर में क्या? अभी देखो एक नया केस आया है, उसको आपने उसकी हिस्ट्री ली कि किस चीज़ के साथ आपका एक्सपोज़र हुआ था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लंग कैंसर में स्मोकिंग के साथ एक्सपोज़र हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा भई स्मोकिंग के लिए क्या है? स्मोकिंग क्या है? रिस्क फैक्टर है किस चीज़ का? लंग कैंसर का। और इंसिडेंस कैसे? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इंसिडेंस फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। देन हम फिफ्थ स्टेप की तरफ आ जाते हैं, दैट इज कंपैरिजन विद नोन इंडाइसेस। अब नोन इंडाइसेस का क्या मतलब है? प्रीवियसली नोन वैल्यूज। किस चीज़ की वैल्यूज? वैल्यूज ऑफ पहले प्रिवलेंस कितना था डिजीज़ का, पहले इंसिडेंस कितने थे डिजीज़ का, इनके साथ हमने कंपैरिजन करना है। किस चीज़ के साथ कंपैरिजन करना है? हमने जो इंसिडेंस और प्रिवलेंस ऑफ अ डिजीज़ फाइंड आउट किया, उसका कंपैरिजन करना है पहले की इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस ऑफ द डिजीज़ के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि आया बीमारी ज़्यादा है, आया बीमारी कम है या कांस्टेंट है बिल्कुल। उसी हिसाब से हम अपना हाइपोथेसिस देंगे। अच्छा, अब कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने वही पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है, आप दूसरी पॉपुलेशन के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे सिटी ए की पॉपुलेशन है, सिटी ए में हमने क्या लिए थे? अपनी पॉपुलेशन को सेलेक्ट की थी, इसका हमने प्रिवलेंस फाइंड आउट किया था और इंसिडेंस फाइंड आउट किया था। अब इसका जो कंपैरिजन है वो दूसरी सिटी के साथ भी हो सकता है, जिसका पहले से हमारे पास डाटा मौजूद हो, प्रिवलेंस इसका भी और इंसिडेंस के साथ। इस तरह हम करेंगे कंपैरिजन विद नोन इंडाइसेस। ये इंडाइसेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी एंड दैट इज़ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब हाइपोथेसिस हमने बनाना है। कैसे बनाना है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हाइपोथेसिस की। जैसे सबसे पहले हाइपोथेसिस बताए हमारे पास कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बता दे। दूसरे नंबर पे हाइपोथेसिस ये ज़रूर बताए कि कॉज क्या था उस डिज़ीज़ का, स्पेसिफिक किस वजह से वो डिज़ीज़ हो रही थी। तीसरे पे बता दे हाइपोथेसिस के जिन लोगों को डिज़ीज़ हुई थी उनका आउटकम क्या निकला था, आया वो अभी ज़िंदा हैं या मर चुके। चौथे पे हाइपोथेसिस बताए हमें टूवर्ड्स डोज रिस्पॉन्स रिलेशन। अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशन कैसे? एग्जांपल से बताता हूँ। देखो कुछ वर्कर्स हैं, यूरेनियम के साथ एक्सपोजर हुआ, दूसरे ग्रुप्स ऑफ वर्कर हैं उनका भी यूरेनियम के साथ एक्सपोजर हुआ। डोज रिस्पॉन्स रिलेशन में क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स का एक्सपोजर हुआ है फॉर एग्जांपल 30 ग्राम ऑफ यूरेनियम के साथ एवरी डे, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्कर्स का एक्सपोजर हुआ है 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। अब इन दोनों ग्रुप्स को जब हम स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि किस में रेडियो एक्टिव जो बीमारियां हैं वो हुई हैं और किस में नहीं हुई या बिल्कुल थोड़ी हुई हैं। तो ये होगा डोज रिस्पॉन्स रिलेशन। लास्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि बताए अबाउट टाइम रिस्पॉन्स रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ वर्कर हैं, इसमें भी यूरेनियम ले लेते हैं, यूरेनियम के साथ एक्सपोजर हुआ है लाइक 60 मिनट्स पर डे फॉर 30 डेज। दूसरे ग्रुप ऑफ वर्कर हैं उनका यूरेनियम के साथ कितना एक्सपोजर हुआ है 5 मिनट पर डे फॉर 30 डेज। अब इन दोनों ग्रुप्स को जब हमने स्टडी किया आखिर में जो आउटकम मिलेगा वो होगा टाइम रिस्पॉन्स रिलेशन। हो सकता है इस ग्रुप में रेडियो एक्टिव बीमारियाँ ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू दिस ग्रुप। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं, 5 चीज़ें हाइपोथेसिस में होनी चाहिए फॉर इट टू बी कंसिडर्ड अ गुड हाइपोथेसिस।